नमस्कार। आज हम रुख कर रहे हैं मध्य अमेरिका की ओर और बात करेंगे निकारागुआ की। हाँ, निकारागुआ। हमारे पास एक स्रोत है, मतलब एक लेख है जो इस देश को झीलों और ज्वालामुखियों की धरती कहता है। दिलचस्प टाइटल है ना? तो चलिए इसी जानकारी के आईने में देखते हैं कि निकारागुआ असल में कैसा देश है, इसका भूगोल, यहाँ के लोग, उनकी संस्कृति, अर्थव्यवस्था, और वो क्या खास बातें हैं जो इसे ये पहचान देती हैं। मतलब ये समझना वाकई दिलचस्प होगा कि ये उपनाम झीलों और ज्वालामुखियों की धरती, क्या ये सिर्फ एक टैगलाइन है या इसके कुछ गहरे मायने भी हैं। बिल्कुल। और देखिए, अक्सर ऐसे जो उपनाम होते हैं ना, वो किसी जगह की आत्मा को पकड़ लेते हैं। अच्छा। हाँ, निकारागुआ के मामले में ये जो भौगोलिक पहचान है, ये सिर्फ नक्शे पर दिखने वाली चीज नहीं है। ये वहाँ के जीवन से, अवसरों से, और यहाँ तक कि आप कह सकती हैं चुनौतियों से भी गहराई से जुड़ी हुई है। तो इस चर्चा में हमारा मकसद यही है कि स्रोत में जो जानकारी दी गई है उसे थोड़ा खंगालें और उसके मुख्य बिंदुओं को सामने लाएं, ताकि निकारागुआ की एक साफ तस्वीर उभर सके। ठीक है, तो शुरुआत भूगोल से ही करते हैं ना? हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। नक्शे पर देखें तो निकारागुआ ये मध्य अमेरिका में है, होंडुरास और कोस्टारिका के बीच बसा है जी। इसके एक तरफ प्रशांत महासागर है और दूसरी तरफ कैरिबियन सागर। राजधानी मैनानागुआ है, लेकिन ये तो हुई मतलब मोटी मोटी लोकेशन की बात। हाँ, ये तो बेसिक जानकारी हुई। असल कहानी तो इसके अंदर है, और वो कहानी जुड़ी है इसके नाम से ही। यहाँ दो विशाल झीलें हैं। लेक निकारागुआ, जो सुना है मध्य अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी है। और दूसरी लेक मैनागुआ। फिर यहाँ ज्वालामुखियों की एक पूरी श्रृंखला है, जिनमें से कुछ तो आज भी सक्रिय हैं, जैसे कि वो मसाया ज्वालामुखी। हाँ, मसाया काफी मशहूर है। बिल्कुल। साथ में हरे भरे वर्षावन और सुंदर समुद्र तट भी हैं। मतलब ये सब मिलकर एक बड़ा ही नाटकीय, एक ड्रामेटिक लैंडस्केप बनाते हैं। सही कहा। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने यहाँ अपना कैनवस पूरी तरह इस्तेमाल किया है। हाँ। और ये जो नाटकीयता है ना, ये सिर्फ देखने में ही नहीं है, इसके प्रभाव बहुत गहरे हैं। अच्छा। जैसे आप सोचिए, लेक निकारागुआ इतनी विशाल है कि एक जमाने में इसमें ताजे पानी वाली शार्क भी पाई जाती थी। क्या बात कर रही हैं? ताजे पानी में शार्क? हाँ, ये अपने आप में कितना अनोखा है। तो ये झीलें और ज्वालामुखी देश की पहचान तो है ही, साथ ही एक पर्यटन के लिए भी एक बड़ा आकर्षण है। जाहिर है। लेकिन यही एक दूसरा पहलू भी है। ये सक्रिय ज्वालामुखी और इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, वो इसे भूकंप और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति काफी संवेदनशील भी बनाते हैं। ये भी है। तो मतलब जो चीज इसे खूबसूरत बनाती है, वही इसके लिए खतरा भी बन सकती है। बिल्कुल। तो ये सुंदरता एक तरह का दोहरा चरित्र रखती है ना, वरदान भी और चुनौती भी। ये तो बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। अच्छा, अब इस धरती पर बसने वाले लोगों और उनकी संस्कृति की बात करते हैं। स्रोत के मुताबिक यहाँ की आबादी करीब 66 लाख है। जी, लगभग 6.6 मिलियन। और संस्कृति, वो भी यहाँ के भूगोल की तरह ही विविध है, मतलब मिलीजुली सी। हाँ बिल्कुल। जी हाँ, इसमें स्थानीय स्वदेशी संस्कृतियों की जड़ें हैं। फिर स्पेनिश उपनिवेश काल का गहरा प्रभाव है, कॉलोनियल असर। और साथ ही अफ्रीकी विरासत की भी झलक मिलती है। शायद वो गुलामी के दौर से जुड़ी होगी। हाँ, ये संभव है। ये मिश्रण अक्सर इतिहास की परतों को दिखाता है। बिल्कुल। और ये मिश्रण यहाँ के लोगों, उनके रीति रिवाजों, शायद खानपान और संगीत में भी दिखता होगा। निश्चित रूप से। स्रोत में कुछ त्योहारों का जिक्र है, जैसे सैन सेबेस्टियन उत्सव। एक लापर्टा नाम का भी उल्लेख है। लापर्ता। हाँ, और पारंपरिक नृत्यों में पोलेका का नाम लिया गया है। आधिकारिक भाषा तो स्पेनिश है, पर कुछ स्थानीय स्वदेशी भाषाएं आज भी जिंदा हैं। उस लापर्टा वाले जिक्र पर थोड़ा रुकते हैं। स्रोत में ये नाम दिया गया है, ये बात सही है, लेकिन ये संभव है कि ये निकारागुआ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े पैमाने पर मनाए जाने वाले त्योहार ला पुरीसिमा का कोई स्थानीय रूप हो या उससे जुड़ा कोई छोटा उत्सव हो। अच्छा, ला पुरीसिमा। हाँ, ला पुरीसिमा वर्जिन मैरी के सम्मान में मनाया जाता है और निकारागुआ की सांस्कृतिक पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा है। कभी कभी स्रोत की जानकारी थोड़ी सीमित या स्पेसिफिक हो सकती है, तो ये एक संभावना है। ओके, ये स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है। तो ला पुरीसिमा शायद ज्यादा जाना माना नाम है। खैर, कुल मिलाकर संस्कृति एक बहुरंगी तस्वीर पेश करती है, जो इतिहास के अलग अलग अध्यायों को दिखाती है। जी बिल्कुल। धर्म के बारे में स्रोत बताता है कि यहाँ मुख्य रूप से ईसाई धर्म मानने वाले लोग हैं।
कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही शामिल हैं। और अगर हम इस सांस्कृतिक विविधता को देश के बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये निकारागुआ के इतिहास की जटिल परतों को उजागर करता है। स्वदेशी विरासत, फिर औपनिवेशवाद का वो लंबा साया और अफ्रीकी लोगों का योगदान और उनका संघर्ष, ये सब मिलकर आज की निकारागुअन पहचान बनाते हैं। सही। और ये विविधता सिर्फ त्योहारों या भाषाओं तक ही सीमित नहीं है, ये समाज के पूरे ताने बाने में बुनी हुई है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था और समाज की। स्रोत के अनुसार निकारागुआ की अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर कृषि पर निर्भर करती है। हाँ, एग्रेरियन इकोनॉमी। कॉफी, केला, गन्ना, तंबाकू ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं जिनका निर्यात भी होता है। ये तो पारंपरिक आधार हुआ जी। लेकिन इसके साथ साथ टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग, मछली पकड़ना और खासकर पर्यटन, ये क्षेत्र भी धीरे धीरे महत्व हासिल कर रहे हैं। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश हो रही है। हाँ, ऐसा लगता है कि देश अपनी अर्थव्यवस्था को विविध बनाने की कोशिश कर रहा है। पर क्या सब कुछ इतना सीधा है? स्रोत कुछ चुनौतियों का भी जिक्र करता है। हाँ, और ये पहलू समझना बहुत जरूरी है। स्रोत बताता है कि देश में सामाजिक असमानता काफी ज्यादा है। ओह, गरीबी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और राजनीतिक अस्थिरता का भी इतिहास रहा है, जिसका असर आज भी महसूस होता है। राजनीतिक अस्थिरता। हाँ, स्रोत में वर्तमान राष्ट्रपति डैनियल ओर्टेगा और उनकी सरकार का भी उल्लेख है। हम यहाँ देखिए केवल स्रोत में दी गई जानकारी बता रहे हैं, किसी तरह का राजनीतिक विश्लेषण या पक्ष नहीं ले रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ तथ्यों की बात। तो एक तरफ तो कृषि और कुछ उभरते हुए नए उद्योग हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी स्रोत में थोड़ी जानकारी है। कहा गया है कि शिक्षा में सुधार हो रहा है, साक्षरता दर बढ़ी है। ये अच्छी बात है। हाँ, लेकिन खासकर ग्रामीण इलाकों में संसाधनों की कमी वो अभी भी एक मुद्दा है। ओके। और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच भी सीमित बताई गई है। देखिए, ये स्थिति कई विकासशील देशों जैसी ही है, पर निकारागुआ के संदर्भ में ये जो राजनीतिक अस्थिरता वाला पहलू है ना, वो इसे और जटिल बना देता है। कैसे? जब राजनीतिक माहौल अनिश्चित होता है तो उसका सीधा असर निवेश पर पड़ता है, आर्थिक विकास पर पड़ता है, सामाजिक कार्यक्रमों पर पड़ता है। हाँ, ये तो है। पर्यटन जैसे क्षेत्र जिनमें अपार संभावनाएं हैं, उनके लिए भी एक स्थिर और सुरक्षित माहौल जरूरी होता है। बिल्कुल। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि निकारागुआ अपनी इस अद्भुत प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा का इस्तेमाल इन गहरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से पार पाने के लिए कैसे कर सकता है, खासकर मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। और पर्यटन की बात चली है तो स्रोत में कुछ ऐसी जगहों का जिक्र है जो सुनने में ही रोमांचक लगती हैं। हाँ, बताइए। मुझे खास तौर पर ओमेटेपे द्वीप के बारे में पढ़कर मजा आया। जरा सोचिए, लेक निकारागुआ के बीचों बीच एक द्वीप जो असल में दो ज्वालामुखियों के जुड़ने से बना है। एक झील में ज्वालामुखी द्वीप, ये कल्पना ही कितनी अनोखी है। हाँ, ये तो सच में अद्भुत है, ओमेटेपे आइलैंड, है ना? फिर ग्रेनाडा और लियोन जैसे शहरों का नाम है। ये शायद अपने औपनिवेशिक इतिहास और वास्तुकला के लिए जाने जाते होंगे। जी, कॉलोनियल आर्किटेक्चर। पुराने चर्च, रंगीन इमारतें, इतिहास प्रेमियों के लिए जरूर खास जगह होंगी ये। और एक सक्रिय ज्वालामुखी मसाया को करीब से देखने का अनुभव, वो तो यकीनन रोंगटे खड़े कर देने वाला होगा। हाँ। स्रोत में सन जुआन डेल सुर जैसे समुद्र तट का भी उल्लेख है। वो शायद अपनी लहरों और बीच लाइफ के लिए मशहूर होगा। बिल्कुल, ये जगह निकारागुआ की उसी विविधता को दर्शाती हैं जिसका जिक्र हम कर रहे थे। हाँ। प्रकृति का अद्भुत नजारा जैसे ओमेटेपे, मसाया, इतिहास की गवाही जैसे ग्रेनाडा, लियोन, और आधुनिक मनोरंजन जैसे सन जुआन डेल सुर। स्रोत जब पर्यटन की अपार संभावनाओं की बात करता है तो ये स्थान उसके ठोस उदाहरण हैं। ये दिखाते हैं कि देश के पास दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बहुत कुछ है, भले ही वो सामाजिक राजनीतिक चुनौतियां अपनी जगह मौजूद हों। सही। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? मुझे लगता है पहली बात तो यही है कि निकारागुआ का झीलों और ज्वालामुखियों की धरती होना ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उसकी रग रग में बसा है। बिल्कुल। ये भूगोल उसकी पहचान है, उसकी सुंदरता है और शायद उसकी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार भी। हाँ, ये पहली बात हुई। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है
कि इस प्राकृतिक और सांस्कृतिक समृद्धि के साथ साथ देश गंभीर सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों से भी जूझ रहा है। गरीबी, असमानता और राजनीतिक अस्थिरता की छाया इसके विकास पथ पर लगातार मंडराती रहती है, जैसा कि स्रोत इशारा करता है। जी, और ये विरोधाभास मतलब अपार संभावनाओं और गंभीर बाधाओं का एक साथ होना, यही निकारागुआ की कहानी को जटिल और यथार्थवादी बनाता है। हमें स्रोत से कम यही तस्वीर मिलती है। तो ये थी निकारागुआ पर आधारित हमारे स्रोत की पड़ताल। एक ऐसा देश जो अपनी भौगोलिक बनावट में जितना नाटकीय है, उतना ही अपनी सामाजिक और राजनीतिक हकीकत में जटिल भी। यहाँ प्रकृति और संस्कृति का अनूठा मेल है, लेकिन साथ ही विकास की राह में कई बाधाएं भी हैं। बिल्कुल, और इस जानकारी के आधार पर एक विचार मन में आता है जिस पर शायद हमारे श्रोता खुद सोच सकते हैं। क्या? कि किसी देश की जबरदस्त भौगोलिक विशेषताएं, जैसे निकारागुआ के ये विशाल ज्वालामुखी और झीलें, ये वहाँ के लोगों के जीवन जीने के तरीके को, उनकी मुश्किलों से लड़ने की ताकत को और भविष्य को देखने के उनके नजरिए को कैसे गढ़ती होंगी? अच्छा सवाल है। हाँ, खासकर तब जब देश लगातार राजनीतिक और आर्थिक उतार चढ़ाव से गुजरता रहा हो। क्या ये भूगोल महज एक पृष्ठभूमि है या ये लोगों के चरित्र और उनकी नियति का हिस्सा बन जाता है? सोचने वाली बात है। ये सवाल हमें स्रोत की जानकारी से थोड़ा आगे ले जाता है, सोचने के लिए।